दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज करता है, ये हमने देखा था। फिर देखा था कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किया था ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे कहां से क्वेश्चन एराइज हुआ था, उससे हम लोगों को काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। एक किसकी है? इंडियन हिस्ट्री की हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री। क्लियर? जो भारतवर्ष है, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। एक उपमहाद्वीप है जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष एवं भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। क्लियर? ये फैला कहां से कहां तक है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। और इसी को बोला जाता है, इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष। मीन्स इसका मतलब होता है भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। क्लियर? प्राचीन प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, प्राचीन में जो भारतीय थे वो अपने देश को क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप बोला जाता था। इस देश को क्या बोला जाता था? जम्बू द्वीप। में जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा जाता था। क्लियर? अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग प्राचीन इतिहास की स्टडी करेंगे। इतिहास की जानकारी मुख्यतः कहां से मिलती है? पहली जानकारी जो हमें मिलती है धर्म ग्रंथ से, दूसरी ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। इसी की स्टडी करेंगे और यहीं से पिछली बार लोक सेवा आयोग ने एक क्वेश्चन भी एराइज किया था, अभी हम लोग देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे धर्म ग्रंथ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद है और अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। और इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। क्लियर? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद है। क्लियर? इस सबसे पुराना वेद, ओल्ड वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर? सबसे पुराना। और सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, और ये चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता कहा जाता है। हाँ देखिए, जो हमने बोला था क्वेश्चन कहां से एराइज हुआ था, ये क्वेश्चन पिछली बार आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एराइज किया था। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन एराइज, ये सेम क्वेश्चन एराइज कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब संहिता के पास ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के बाद मीन्स वेद के बाद किसका स्थान है? ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। तो अब क्या है, वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग
ब्राह्मण ग्रंथ नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा था? एसोसिएटेड है, ये किससे एसोसिएटेड है? यही क्वेश्चन एराइज हुआ था पिछले एग्जाम में। यजुर्वेद किससे एसोसिएटेड है? किस ब्राह्मण ग्रंथ से एसोसिएटेड है? ऐतरेय एवं कौशितकी से। यजुर्वेद किससे? तेतरी एवं शतपथ से। सामवेद पंचविश से। अथर्ववेद किससे? गोपथ से। क्लियर? इसको आप लोग क्या करें, नोट डाउन करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार क्वेश्चन यहां से एराइज हो चुका है, यही सेम क्वेश्चन एराइज हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग ये जितना मैं दिखा रहा हूं इसको एक बार नोट करते जाए। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र का सबसे प्राचीन माना जाए। वहीं पे वेदांग एवं सूत्र की बात की जाए तो सबसे पुराना सूत्र कौन सा है? सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे पुराना प्राचीन माना गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। मीन्स ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहां पे मिलता है? पुराण में मिलता है। अब जो पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये संबंधित किससे है? विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध सातवाहन से। और वायु पुराण किससे संबंधित है? एसोसिएटेड है गुप्त वंश से। क्लियर? इसको याद करना पड़ेगा आपको। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है और प्रमाणिक भी है? मत्स्य पुराण है। अब यहीं पे हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अन्य साहित्य, इसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियां। यूनानी रोमन लेखक, ये क्या करना है हमको, नोट डाउन करके इसको थोड़ा सा 3-4 बार स्टडी कर लेना। और ये जो विदेशी यात्री उस समय पुराने पहले भारत में आए थे, उन लोगों ने जो बुक लिखा था वो बुक भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछा जा सकता है कि ये बुक, जैसे इंडिका, किसने लिखा था? इस तरह से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। यूनानी रोमन लेखक टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मीन्स इसने बहुत सारी कहानियां लिख दिया था, जिसके कारण ये विश्वसनीय उतना नहीं है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? हिस्ट्री ऑफ, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। अपनी इन्होंने बुक जो लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्ट्री से क्या आया? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका बुक किसने लिखा था? हेरोडोटस। क्लियर? हिस्ट्री शब्द आया है हिस्टोरिका से, और हिस्टोरिका बुक को लिखा किसने था? हेरोडोटस ने। और हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। क्लियर? सिकंदर के साथ आने वाले कुछ नहीं, छोड़ दे। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज कब आए थे? ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस के राजदूत थे, जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर? और इन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी, इंडिका, जिसमें काफी कुछ उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिका बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज। क्लियर? डायनोसियस, ठीक है, ये अशोक के दरबार में आए थे, मिस्र के। जो हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी आप इसको कहां से पढ़ सकते हैं? ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट से एक बार स्टडी आप लोग कर लें। बट हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टडी किया था, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।
टामली, इसे दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। टामली ने क्या लिखा था? टामली ने लिखा था भारत का भूगोल, एक पुस्तक लिखी थी लिपने। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीनी लेखक, ये लोग इनकी बुकें जो हैं बहुत ऑथेंटिक भी मानी गई हैं। फाहियान, फाहियान कब आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और ये किधर आए थे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। और इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने किसका वर्णन किया? मध्य प्रदेश का के जनता को बताया कि वो सुखी हैं और समृद्ध हैं, और वहीं का वर्णन भी किया है। और किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है। ह्वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग भारत में आए थे। वो चले कब थे? 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किए थे। इंडिया उनको आने में 1 साल लगा था, भारत में आने में 1 वर्ष लगा था। तो कब आए? 630 में आए थे। वापसी कब किए थे? 15 साल बाद, 645, 645 ईस्वी में यहां से वापसी किए थे। ये देखिए लिखा भी है, 15 स्टार का 645 में चीन लौट गए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। बौद्ध ग्रंथों को भी एकत्र करके अपने साथ लेके गए थे। जिसने इनका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। भ्रमण वृत्तांत क्या है? CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया। इनके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था। ह्वेनसांग ने बुद्ध के जो छोड़ दिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये ह्वेनसांग स्टडी करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आए, उस समय वहां के कुलपति कौन थे? नालंदा यूनिवर्सिटी रिलेटेड थी बौद्ध धर्म से, और वहां के कुलपति थे शीलभद्र थे। शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इल बतूता, अल्बुरुनी, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन आर्कोलॉजी का फादर किसका? अब हमें और कहां से साक्ष्य मिलता है? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य कहां से? उसके तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया था। यहीं पे हम लोग सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहां पे मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख से में है। बहुत इंपॉर्टेंट, भारतवर्ष का जिक्र कहां पे? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा अभिलेख है। इसमें क्या होता था कि पहले के समय में जब अकाल वगैरह पड़ जाता था, उस समय अनाज को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता था। खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा किससे रिलेटेड है? हाथी गुम्फा भारतवर्ष, हाथी गुम्फा सर्वप्रथम भारतवर्ष किसमें आता? हाथी गुम्फा अभिलेख में। शासक कौन थे? कलिंग राजवारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयागराज स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। इसको नोट डाउन करके याद कर लें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जीएस हम लोगों को पार्ट नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट हम जब नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा कि जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आने पे याद आ जाएगा कि यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। एहोल अभिलेख कहां पे है? पुलकेशिन सेकंड में।
मंदसौर अभिलेख का मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख कहां से रिलेटेड है? उस समय शासक बंगाल शासक विजयसेन। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। भारत का विभाजन, प्री हिस्ट्री इतिहास का विभाजन, प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। तो अब हम लोग देखते हैं, प्री हिस्ट्री में चलते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधक भी थे। आग का आविष्कार कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण में। एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है। सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन सी धातु थी? तांबा थी। उससे कौन सा औजार बनाया गया था? कुल्हाड़ी। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहां मिला है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, मीन्स सिंधु सभ्यता की। कार्बन डेटिंग से हम लोग एक चीज पता कर लेते हैं कि ये जो है अभिलेख हो या कुछ भी हो, ये कितने वर्ष पुराना है। कैसे पता चलता है? C14 जितना कम आएगा उतना, जितना कम होते जाएगा हमें पता चलता है ये चीज उतनी ज्यादा पुरानी है। तो इसको तो कार्बन 14 की खोज किसने की थी? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीबी ने किया था। कार्बन डेटिंग C14 की खोज किसने किया था? BF लीबी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। मैं जितना भी प्रिपरेशन किया या जितना भी वो देखा, एक मैं बोलता हूं अक्सर फुटप्रिंट पकड़ना है, तो फुटप्रिंट मैं ये पकड़ा हूं अभी तक कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए जनरली ईयर एक भी नहीं पूछा कि ये किस ईयर में हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे थोड़ा ईयर में कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, 1921 में किया था। हाँ, ये जो महत्वपूर्ण है उसी पे हम डिस्कस करेंगे यही। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो एक नर्तकी का वो मिला था, सील मिला था, एक तो वो मिला था, फिर एक हड़प नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली थी, सॉरी कांस्य की, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पे 3 मुख वाले देवता मिले थे। ठीक है, जिसके चारों तरफ गैंडे, हाथी, चीता और भैंसा विराजमान था। इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थे। ये लिखते कैसे थे? बाएं से दाएं लिखते थे। बाएं से आते थे, दाहिने से, सॉरी दाहिने से बाएं की तरफ लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता भावनात्मक थी, लेकिन ये जब भाव जो प्रदर्शित करते थे बाएं से दाहिने आते थे, दाहिने से बाएं आते थे, ऐसे लिखते थे। हाँ, जब एक दाहिने से बाएं आते थे, ये गुड यहाँ पे लिखा हो, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक पंक्ति से अधिक का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से
दाई से बाई, और दूसरी व्यक्ति दाई बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। मीन्स कैसे लिखी जाती थी? ऐसे लिखी जाती थी। फिर बाएं से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्लियर? दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, फिर डी, ई, एफ, सॉरी गलत कर रहा हूं। क्लियर? ए, बी, सी, डी, फिर बाएं, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर, फिर ई, एफ, जी, एच, ऐसे लिखा जाता था। क्लियर? ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। स्वास्तिक जो है, ये किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्लियर? स्वास्तिक चिन्ह जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये लोग क्या करते हैं? कुबड़ सांड को देवता मान के उनकी पूजा करते थे। उनके लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़, सॉरी देवता नहीं, पशुओं में कुबड़ सांड जो था बहुत ही इनके लिए उसकी पूजा करते थे। अच्छा, इस सभ्यता को लोगों का, सिंधु सभ्यता का लोगों का मुख्य आहार क्या था? ये लोग क्या करते थे? गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये उस समय सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ उगाते थे, और इसी को गेहूं जौ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन पिछली बार एराइज हुआ था जैन धर्म से, तो जैन धर्म से को भी थोड़ा स्टडी करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। क्लियर? इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये चार चीजें इन्होंने बोला था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर के अनुयायियों को, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिया। इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। किसमें दिया था अपना उपदेश? किसमें दिया था? प्राकृतिक और अर्ध मागधी भाषा में दिया था। इनके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? निग्रंथ बोला जाता है। ठीक है? क्लियर? जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट है। बट ये आत्मा को मानते हैं, यहीं पे है बहुत इंपॉर्टेंट। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक है? बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनकी जो माता थी, उनका इनके जन्म के 7 दिन बाद डेथ हो गया था। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी सौतेली जो माँ थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। क्लियर? इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था।
इनको ज्ञान ज्ञान कहाँ मिला था? फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। अपना पहला उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था? उपदेश सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म में इस जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। इन्होंने किस भाषा में दिया था उपदेश? अपना जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट हो उसी पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये तीन त्रिरत्न हैं। अच्छा, एक ये दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग मार्ग दिए थे भगवान बुद्ध ने। ठीक है। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है। ईसा धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल। यहीं पे इनका प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान। अब हम लोग जाएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसलिए इसको मैं नोट किया। ये क्वेश्चन एराइज हुआ था कि मुराद का डेथ कैसे हुआ था। देखिए कितना मतलब किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो गए थे। तो क्या ये भी तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है? अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? अकबर के महत्वपूर्ण कार्य दे दिया ऑप्शन। दास प्रथा का अंत, इस तरह से क्वेश्चन। दास प्रथा का अंत किया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति दिलाई थी अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया था। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लें, इसको याद कर लें। चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। उनके समय। हम सबसे महत्वपूर्ण है जो है आधुनिक भारत, इसकी स्टडी करेंगे। यहां से क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में कौन आया था? विदेशी कंपनी वास्को डी गामा आया था। भारत के पश्चिमी तट पे आया था, स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। इसको लाने वाला कौन था? एक गुजरात का ही एक व्यक्ति था जो इसको पथ प्रदर्शक किया था, अब्दुल मुनीद ने। क्लियर? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। फिर सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया? डच आए। उसके बाद कौन आए? फिर अंग्रेज आए थे। एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लें। डचों को भारत के अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा डचों के मध्य हुए बेदारा युद्ध से हुआ। ये तो ठीक है। यहां से इंडियन मूवमेंट पूछा था ना कि इंडियन मूवमेंट से क्वेश्चन एराइज होगा। मैं कई बार बताया हूं कि इंडियन मूवमेंट से क्वेश्चन जरूर एराइज होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने किया था। बंग भाग आंदोलन 1905 बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान ने किया था।
डेट छोड़ते जाइए, जो महत्वपूर्ण है उसको याद कीजिए। कांग्रेस का विभाजन दो पार्ट में हुआ था, एक नरम दल एक गरम दल में हुआ था। होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट ने यह आंदोलन किया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था जो दिसंबर 1960 में हुआ था। रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च 1921, काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट था क्या? इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इस पर संदेह हो गया उसको उठा के जेल में बंद कर दो। ये रॉलेट एक्ट था, एक काला कानून था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 मार्च 1919 को। ये किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चौरी चौरा, इसमें क्या था? असहयोग आंदोलन, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई सहयोग ही नहीं करेंगे। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? 5 फरवरी 1920 को गोरखपुर जिले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? 20 या 22 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पुलिस वालों को थाने में बंद करके और आग लगा दी गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू और चिरंजीव दास। ठीक। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का, जिसमें लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति जॉन साइमन, इसमें कितने लोग थे? 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन से रिलेटेड है जॉन साइमन नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी एक बात देख सकते हैं, जो जिन्हें आजीवन कारावास मिले, डेथ हुई, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर अमीन, इन सबकी स्टडी एक बार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नारे किसने दिए? बहुत इंपॉर्टेंट। इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। हे राम भारत छोड़ो। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान पाकिस्तान से जब युद्ध के समय दिया था इन्होंने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दोष सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है, एक बार इसको कंफर्म कर लेगा मुझे, जहां तक रविंद्रनाथ टैगोर, कंफर्म कर लें। स्वराज का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु विल्स इज इंडिया डाइट जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि उनको लाठी उनके सर पे लगी, अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे,
तो उस समय लाठी चार्ज की जब हुआ तो उनके सर पे चोट लगी, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया था। तो उन्होंने उस समय क्या बोला था, मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय मुसलमान मूर्ख थे जो जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किसने बोला था? अब्दुल कलाम आजाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। किसने बोला था? भगत सिंह ने। प्रमुख पुस्तक इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू। कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली सॉरी। आनंद मठ, बंकिम चट्टोपाध्याय। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इसको एक बार इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन एराइज हुआ था पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग देखें। इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा हम लोग के माइंड में कभी कभी आ जाता है। बट हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट को देखिए, कहां से पिछली बार एक क्वेश्चन उठाया था, यहां से एक क्वेश्चन उठाया। महात्मा महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हम यहाँ पे देखेंगे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। जो उपाधि मिली वो किसको मिली और किसने दी? गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, और किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्लियर? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, दिया किसने था? महात्मा गांधी ने। महात्मा उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को दिया गया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी किसको बोला जाता? सुभाष चंद्र बोस को। एडोल्फ हिटलर ने बोला था। देखिए मुझे बहुत पहले मैं पढ़ा था, नेताजी सब जो नेताजी उपाधि मिली थी इनको, सुभाष चंद्र बोस जी को, वो किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग हमेशा बोलते हैं, ये किसने दिया था? वारदोली की महिलाओं ने दिया था। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि मिली थी, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को उपाधि दी गई थी विवेकानंद की, और एक किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने बोला था? राष्ट्रपिता किसने बोला था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। क्लियर? अब ये छोड़ देते हैं, इतना नहीं। हाँ, हम लोग थोड़ा सा पत्र पत्रिकाएं पुस्तक किसने लिखा था? जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड हमदर्द लिखा था। बाल गंगाधर ने दैनिक केसरी, साप्ताहिक, द मराठा, अंग्रेजी गीत गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कर्म योगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइड सावित्री अरविंद घोष। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। इस तरह से हम लोगों को अच्छे से लुसेंट की एक बार स्टडी कर लेना है। अगर हमने एक बार अच्छे से स्टडी कर ली तो 1 से 2 बार स्टडी करने की जरूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे उपाधि, ये जब हम देख रहे हैं उपाधि किसने दिया था? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये क्वेश्चन पिछली बार एराइज हो चुका था। तो इस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है। और यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब मुझे लगता है कि
डिटेल्स वीडियो हम लोग लेके आते हैं। 2 दिन में मैं इसको समाप्त करके, थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट करें कि क्या पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि अब टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है, हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर दें। ए लाइट को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ते रहना, बीच बीच में मुझे जो टाइम मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज वो कुछ एलाइट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में यदि कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें। बाकी थैंक यू सो मच।